2-3 दिन वहाँ पर रही, पता चला कि ड्रिंक कर रहा है। मैंने बोला कि ये ड्रिंक का, तो उसने बोला कि इस बात को गांठ बांध लो कि तुम्हारा हस्बैंड एक हैबिचुअल ड्रिंकर है। गले में जो चेन थी पकड़ के तोड़ के फेंकी, हाथ में जो चूड़ियाँ थी वो सारी हाथ में मेरे लग गई, कभी बाल पकड़ के मारना, कभी गर्दन से दीवार को ऐसे बिल्कुल लगा दिया। बच्चे की तबीयत खराब हुई, मैंने उसको बोला कि मेरे को पैसे दे दो। उसने कहा मेरे पास है ही नहीं पैसे। मैंने ये कहा दारू के लिए पैसे हैं, आज बच्चे की दवाई के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास। उसने 100 का नोट निकाला, फाड़ा और मेरे मुंह पर देकर मारा। देखा कि एसएससी का एक एग्ज़ाम निकला है, CGL 2011 एग्ज़ाम हुआ मेरा, प्री क्वालिफाई हुआ। फिर देखा तो मेरा मेंस क्लियर हुआ, मैंने इंटरव्यू फेस किया। मेरी फ्रेंड से ही बात हो रही थी, तो मैंने उसको ऐसे ही फ़ोन कर लिया बाई चांस कि अरे यार रिजल्ट नहीं आया है। कह रहे भाई रिजल्ट आ गया है तेरे को। एक औरत को तोड़ना बहुत आसान होता है, उसे चुप कराना और भी ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जब वही औरत बोलना शुरू करती है, वो सिर्फ उसकी आवाज़ नहीं रहती, वो हज़ारों औरतों की आवाज़ बनती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमिता है। मैं एक छोटे से शहर नरेला, वहाँ से बिलोंग करती हूँ। हम 3 बहन भाई हैं। हमारी स्कूलिंग वहीं से हुई। 8th क्लास तक हम लोग कॉन्वेंट में पढ़े। उस टाइम पर पढ़ाई को उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती थी कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा कि उनको करियर बनाना है या जो भी करना है, बट यही था कि हाँ ठीक है आप करिए, और उसके बाद फिर शादी तक का ही वो रहता था। इन बिटवीन मेरे पापा ने मेरी शादी तय की। उस टाइम पे मेरी एज 20 थी। कह सकते हैं कि लड़के ने मुझे देखा, मैंने लड़के को नहीं देखा। ना मुझसे पूछा गया तुम्हें पसंद है, नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकती। मैंने मना किया अपने पेरेंट्स को कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन फैमिली प्रेशर था। मुझसे तो और ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं गया। लड़के ने पसंद कर लिया, देन इट्स ओके, हो गया है कि अब फाइनल है। वो लोग यहाँ के रहने वाले नहीं थे, वो लोग नैनीताल रहते थे। मन में भी एक डर कि इतनी दूर कैसे सर्वाइव होगा, पूरा एटमॉस्फेयर भी चेंज, सब कुछ चेंज। नहीं मान रहे थे घर वाले, कैसे परेशान भी रही, सब कुछ रहा। फिर भी हो गई शादी। पापा ने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया, वहाँ पर गए हैं, सामान दिलवा दिया उनको ऐसे ही, कोई पूछताछ नहीं करी, कोई फैमिली बैकग्राउंड देखा ही नहीं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, कैसी फैमिली से वो लोग बिलॉन्ग करते हैं, नहीं करते हैं। बस एक था कि हाँ, जगह का नाम एक टूरिस्ट प्लेस के नाम के साथ थी, जैसे शादी कर देते हैं। मुझे जहाँ तक फ़ील आया वो वाला था। शादी हुई, गए हैं, नेक्स्ट डे रिसेप्शन था, सारे लोग जा चुके। मेरी फैमिली वाले थे कि अब जाना है। पता नहीं उस बंदे को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सबके बीच से आया, आके मेरा हाथ खींच के किचन में ले जाके और खड़ा कर दिया। मैं देख रही हूँ शॉक कि ये क्या हुआ? मैंने पूछा ये क्या है? सब लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, तुम गप्पे लगा रहे हो, खाना नहीं बनाना है, मेरी पूरी फैमिली खाना बना रही है, और उस टाइम हाथ उठा दिया। मेरे घर वाले भी शॉक कि ये हुआ क्या है? तब उसकी मदर ने कहा कि नहीं, इसके पापा भी नहीं है, थोड़ा प्रेशर में है। फिर फैमिली वालों भी बोल के गए कि नहीं थोड़ा समझाओ इसको, ये है, वो है। बट कहाँ समझने वाला था। 2-3 दिन वहाँ पर रही, पता चला कि ड्रिंक कर रहा है। मैंने बोला कि ये ड्रिंक का, तो उसने बोला कि इस बात को गांठ बांध लो कि तुम्हारा हस्बैंड एक हैबिचुअल ड्रिंकर है। मुझे पता चला कि वो लड़का गुटखा भी खाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे घर में मेरी शादी करी है। थोड़ा भी किसी से कुछ जान पहचान कुछ पूछना ज़रूर नहीं समझा। बताया फैमिली को कि ये सब चल रहा है, नहीं एडजस्ट करो, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, आजकल तो सब पीते हैं, ये है, वो है। उनकी शॉप थी, शॉप में एक बार मैं उधर गई, उस आदमी ने ड्रिंक इतनी करी हुई थी, भरी मार्केट में जितनी बदतमीज़ी की है, सिर्फ़ हाथ उठाने की कसर रह गई थी। वहाँ पर एक बीच वाला मेरा देवर था, बहुत सपोर्टिव था, उसने वहाँ पे मेरा बीच बचाव किया, उसको ही घर से निकाल दिया कि इसका फ़ेवर क्यों कर रहे हो? ड्रिंक इतनी ज़्यादा करता था, उसे बिल्कुल होश नहीं है कि मैं कमरे में आके क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, गुटखा जहाँ तक थूकना है। मदर इन लॉ को कहा, तो उन्होंने ये नहीं कहा अपने बेटे को कि बाहर जाकर के थूक के आओ, उन्होंने एक बाल्टी कमरे में रख दी कि इसमें थूक लो तुम। मार्केट से आए, डेली ड्रिंकर का था उनका। मार्केट से आके मैंने बोला आज फिर ड्रिंक की हुई है, इतनी क्यों? तुम्हें होश है? घर में क्या खाना बनेगा, क्या नहीं बनेगा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, बस तू तो इतना बोलती है, तू तो इतना बोलती है, तू तो ज़ुबान लड़ाती है, और मारना शुरू करा। मारना भी इतना ज़्यादा, गले में जो चेन थी पकड़ के तोड़ के फेंकी, हाथ में जो चूड़ियाँ थी वो सारी हाथ में मेरे लग गई, कभी बाल पकड़ के मारना, कभी गर्दन से दीवार को ऐसे बिल्कुल लगा दिया कि मतलब मर भी सकते हैं। साथ वाले उसमें टेनेंट्स थे, उनको आवाज़ें आई, उन्होंने घर पे कॉल करके बताया कि आपकी लड़की परेशान है, लेकर जाओ। पेरेंट्स आए, बातचीत हुई, फिर समझाया कि नहीं होगा आगे से, बोला हाँ, हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा। फिर नहीं माना, फिर दोबारा फिर यही सब चीज़ें, किसी भी बात पर मारना शुरू, उसे कोई मतलब नहीं। एक बार मेरे पापा आए मिलने के लिए,
तो मैं अपने देवर के साथ उनके पास मिलने के लिए चली गई। मेरे पापा डीटीसी में थे, तो बस के साथ आते थे। मैं मिलने के लिए गई हूँ, वापस आई हूँ, तो उस दिन वो जल्दी घर आ गया बाई चांस बिना पिए। आने के बाद में तो मैंने यही बोला कि आज बिना पिए, तुझे तमीज़ नहीं है, रातों को इधर-उधर घूम रही है, किसी-किसी के साथ जा रही है, पता नहीं क्या धंधा करने गई हुई है, क्या हरकतें हैं, एलिगेशंस फालतू के। पहले तो मारा है, उसके बाद लेकर के गाड़ी में कि मैं मिलवा के लाऊँगा चल। मैंने कहा ये क्या है? अरे तूने मार रखा है, मैं रो रही हूँ, कहीं मुझे चोट लगी है, तू लेके जा रहा है मुझे। गाड़ी चल रही है माल रोड पे, मैं बोल रही हूँ कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं लेके जाओ, ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया, तो मैंने चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोल के और मैं कूद गई थी। गाड़ी उतनी तेज़ नहीं थी, मतलब ये थोड़ी बहुत चोट-वोट लगी, खुद ही उठ गई थी। फिर मैं जल्दी से गई, एसटीडी बूथ खुला था, मैंने फ़ोन किया भाई को, मैंने कहा भाई आज फिर ये चीज़ें हो रही हैं। फिर वो लोग आए, मैं घर आई, यहाँ पे 4-5 महीने रुकी भी हूँ मैं, 4-5 महीने में, लेकिन मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। मम्मी भी बोलती थी, "भई बाहर जा क्यों नहीं जा रही?" मैंने कहा, "मम्मी समाज है, पड़ोस है।" वैसे ही गाँव वाला एरिया था, कोई क्या कहेगा कि अभी तो लड़की आई थी, ये फिर आ गई है, फिर क्या बात है? मैंने कहा, "मैं नहीं फेस कर सकती।" उस बीच में फिर उनकी तरफ के भी 2-4 लोग आए, हमारी तरफ के भी 2-4 लोग बैठे, उसके मामा जी कोई एक डॉक्टर हैं, कहीं क्लिनिक है, वहाँ पर गए हम लोग। बात-वात हुई तो उसके मामा जी एक अलग कमरे में ले गए हमें, दोनों बैठे हुए हैं। मेरे को बोलते हैं, "एक काम करो अमिता, तुम जाके ना तुम सबको सॉरी बोल दो।" मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? घर वाले भी उतना नहीं कर पा रहे हैं कि वो भी एडजस्ट करो, सबके साथ होता है, तुम भी थोड़ा एडजस्ट करो। चली गई। इन बिटवीन फिर मेरे को नहीं पता था कि नैनीताल का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। एक बार का इंसिडेंट है, वही ड्रिंक करके इतना ज़्यादा ड्रिंक करके मैंने बोला, तो मार के मुझे हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। घर में कोई नहीं था, मदर इन लॉ अपने मायके गई थी, बर्फ़ पड़ी हुई है, कोई नहीं है बाहर। फिर घर आ गई, फिर चीज़ें हुई, वापस गई। वापस जाने के बाद में फिर बाय चांस मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ, 7 मंथ चल रहे थे उस टाइम पे। पहली बात तो कोई आने-जाने वाला था नहीं क्योंकि कॉम्प्लिकेशन मेरी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कॉम्प्लिकेशंस है क्योंकि मेरी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। वो बीच-बीच में ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी, डॉक्टर ने कहा कि आपको रेस्ट ही करना पड़ेगा। उस टाइम पे तो मैंने टॉर्चर इतना बर्दाश्त किया, जो ताने दे रहे हैं दे दो, जो तुमने कहना है कह लो, पर मैं अपना बच्चा नहीं खो सकती थी। मुझे कहीं न कहीं एक शायद उम्मीद की किरण दिख रही थी कि इससे कुछ होगा। वो फिर दारू पी कर के आया है, बहुत ज़्यादा वाली। मैंने उस टाइम उसको बोला कि भई ऐसे मत करो, अब तो बच्चा भी आने वाला है ये वो। कुछ नहीं देखा उसने, फिर हाथ उठाया, गर्दन पकड़ के दीवार से, मैं एक हाथ से अपना ऐसे पेट पकड़े हुए हूँ कि मुझे पेन हो रहा है, ब्लीडिंग चल रही है मुझे, लेकिन वो रुका नहीं। वो इंसिडेंट मेरे लिए ऐसा था कि मतलब पता नहीं बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा, पर वही है भगवान का शुक्र है कि बच्चा भी बचा मेरा। हॉस्पिटल जाकर के एडमिट हुई हूँ, मदर इन लॉ ले गई हैं, एडमिट कराया है, रात को पेन का नहीं था, डॉक्टर ने कहा कि सुबह तक देखते हैं पेन होगा, नहीं होगा, नहीं तो सर्जरी होगी। मदर इन लॉ सुबह घर आ गई, डॉक्टर आई, डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी के प्रिपरेशन को, मैंने कहा मेरे पास तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। बोले नहीं अब हम और वेट नहीं कर सकते। डॉक्टर लेके जा रही है अंदर, बाहर कोई नहीं। डॉक्टर खुद मेरे से बात कर रही है। पहले तो उन्होंने मेरे को कंफर्टेबल किया थोड़ा-सा क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। मैंने सुबह पापा को फ़ोन कर दिया था कि पापा ऐसे-ऐसे है, तो पापा सुबह बस के साथ आ गए थे। लेकिन टाइम लगता है, 8 घंटे लगते हैं। मुझे पता है कि सर्जरी का टाइम कैसा था, डॉक्टर कंफर्टेबल कर रही है, सब कुछ है कि नहीं-नहीं। जैसे ही मेरा बेटा हुआ है, मैंने डॉक्टर को सबसे पहले पूछा, मैंने कहा डॉक्टर कैसा है? डॉक्टर को लगा कि शायद मैं बेटी-बेटा पूछ रही हूँ। मैंने कहा डॉक्टर मैं बेटी-बेटा नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ़ इतना पूछ रही हूँ मेरा बच्चा सही सलामत है या नहीं है? उन्होंने कहा नहीं आपका बच्चा सही सलामत है। डॉक्टर ने कहा बट बाहर कोई नहीं था, जिस टाइम पे आपकी सर्जरी चल रही थी। बाद में आया क्योंकि वो आदमी दारू पी के इतना टन था उसको कोई उठा ही नहीं पा रहा था, वो दरवाज़ा बंद करके सोया हुआ था। मदर इन लॉ घर के बाहर बैठी हुई थी, वो दरवाज़ा खोलेगा तो आएगा ना। फिर बीच में नामकरण वाला आया कि नामकरण है, नामकरण के दिन भी नामकरण फंक्शन सारा हो गया है। घर वाले आए हैं, उनको भी खुशी थी कि घर में पहला बच्चा है। जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ है रात को, फिर वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक करके इतना हंगामा, हू की आवाज़ें लगाना, अजीब-सा बिहेवियर। सुबह उनके मामा जी जो बहुत ज़्यादा फ़ेवर करते थे, उन्हीं को बोला, मैंने कहा ये क्या तरीका था? तुम्हें नहीं दिख रहा? मेरे परिवार वाले भी आए हैं कि चलो अभी भी कुछ ठीक होगा। नहीं, नहीं उसने तो पहले से बोला हुआ था ये चीज़ें कि जिस दिन बच्चा होगा तो मैं थोड़ा-सा ऐसा करूँगा कि सबको लगेगा पता नहीं क्या हुआ है। मैंने कहा ये ना बातों पे पर्दे डालने बंद कर दो। मेरी कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा थी, डॉक्टर ने ट्रैवल के लिए मना किया था, तो मैं रही वहाँ पर। मुझे रहना पड़ा कि नहीं मैं ट्रैवल कर सकती हूँ। वो सब चीज़ें हुई, फिर जब ट्रैवल का टाइम आया तो मैंने बोला घर में कि वो नहीं मतलब अभी भी कर रहा है। बच्चे की तबीयत खराब हुई, मैंने उसको बोला कि मेरे को पैसे दे दो, उसने कहा मेरे पास है ही नहीं पैसे। पहले दिन भी बहुत ड्रिंक करके आया था। मैंने कहा पैसे दे दो, मेरे पास नहीं है। मेरे उस टाइम भी मैंने ये कहा, मैंने कहा दारू के लिए पैसे हैं, आज बच्चे की दवाई के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास। वो एक ऐसा दिन था, उसके बाद में 1 सेकंड नहीं रुक पाए। उसने 100 का नोट निकाला, फाड़ा और मेरे मुँह पर देकर मारा। वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि जब
जो आदमी, चलो मैं दूसरे की लड़की थी, दूसरे घर से आई हुई, दूसरे की बेटी थी, ये तो उसका अपना खून था। जब उसके लिए पैसे नहीं हैं, तो ये क्या करेगा? मैंने फिर भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया अब नहीं रह सकती मैं, अब हो गया एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम लेवल। भैया ने कहा कुछ नहीं करना, अपने 2 जोड़ी कपड़े पैक कर, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पैक कर और हम लोग लेने के लिए आ रहे हैं। गए, लेने के लिए आए, मदर इन लॉ का फिर वही, अरे नहीं ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, हो जाएगा, बच्चा हुआ है, थोड़ा ऐसा हो जाएगा, थोड़ा वैसा हो जाएगा। 20 की उम्र में मेरी शादी हुई, 24 की एज में मेरा बच्चा हुआ, 25 की भी पूरी नहीं थी मैं, तब मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई। बेटा मेरा 1 साल का नहीं हुआ था। घर आई, घर में फिर वही कि चलो भई फैमिली वाले सब बैठेंगे, बात करेंगे ये वो। लेकिन मैं अंदर से इतना ज़्यादा थी कि मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, फिर भी मेरे को कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ करो, अब बच्चा भी हो गया है। फिर 4 लोग पड़ोस के भी बोलने के लिए कि अरे अभी तो गई थी, अभी फिर आ गई है, अब क्या हुआ है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। भैया ने कंसल्ट किया, कहीं पे थोड़ा काउंसलिंग कराई, थोड़ा-सा माइंड बनाया कि अब कुछ नहीं है, जो होना था हो गया, अपना आगे कॉन्संट्रेट करो। लेकिन जब मेरी ग्रेजुएशन के बाद जो ये फ़ेज़ आया 4-5 साल का, उस टाइम पे मेरे लिए तो दुनिया जैसे ख़त्म थी। एक जो बहुत छोटे बच्चे का दिमाग होता है, ना उसको सोशल मीडिया का पता है, ना मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने आज तक पढ़ाई क्या की है। मैंने बोला भैया कैसे करूँगी? कह रहे करना है, करना ही पड़ेगा, अब कुछ खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, जो है वो पाना है। ट्यूशन से शुरुआत की, नॉर्मल जो छोटे बच्चे होते हैं मैंने उनके साथ ट्यूशन पढ़ना शुरू किया, पहले उनके साथ पढ़ा। मैंने एक कोर्ट का एग्ज़ाम दिया, वो 10th लेवल का था। वो मेरे को इतना ईज़ी लगा, मतलब मेरे उसमें 98 आउट ऑफ 100 आया, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ कि हाँ, अभी तो कुछ तो है कि मैं कर सकती हूँ। टाइपिंग भी किया। इन बिटवीन एक एसएससी का छोटा-सा कोई स्टेनो का एग्ज़ाम था, मैंने वो दिया, मेरा वो भी क्वालीफाई हुआ, अंदर से कहीं न कहीं आया। फिर हमने डाला विमेन सेल में केस डाला। थोड़ा सजेस्ट किया कि चलो विमेन सेल में डालते हैं। वो कह रहे एविडेंस दिखाओ, कहाँ तुम्हारे निशान हैं, कब मारा था, कोई कंप्लेंट दो, वो दो। कहाँ से दूँ मैं? 1 बार लिख के दे दी अपनी स्टोरी, 2 बार लिख के दे दी, 3 बार लिख के दे दी, जो आ रहा है नहीं-नहीं लिख के दो। कितनी बार लिख के दूँगी मैं? मैं उसको बर्दाश्त करके आई हुई हूँ। मुझे पता है आज भी मेरे ज़ख्म हरे हैं। फिर कोर्ट केस फाइल हुआ, उधर विमेन सेल का भी चल रहा है। वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे, तब लगता है कि अपना दुःख बहुत कम है उन लोगों के आगे। वहाँ पहुँचा, फिर म्यूचुअली कंसेंट वाला चलता रहा, फिर बीच में ये था कि चलो इधर मेरे को अपना देखा कि एसएससी का एक एग्ज़ाम निकला है, सीजीएल 2011। भैया ने कहा इसको भर दे। मैंने कहा भैया बहुत टफ होगा, कैसे होगा? कह रहे होगा, तू कर तो सही, कोई और हमारे पास रास्ता ही नहीं है। मैंने कहा मेरा माइंड उतना नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। कह रहे होगा, सब होगा। घर में देखा क्या, घर में है, बच्चा है, उसको फ़ीड भी कराना पड़ता है, उसके साथ तो मैं नहीं पढ़ पाती। मुखर्जी नगर गई, वहाँ पे पढ़ाई शुरू की। भैया ने अपना यूपीएससी क्विट किया कि नहीं चलो कराना है। वो अलग पीजी में रहता था, हम लोग रिसर्च वाली लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे। बीच में होता था कि कोर्ट की हियरिंग है, दिमाग वहाँ भी लग रहा है। सुबह कोर्ट की हियरिंग अटेंड कर रही हूँ, उसके बाद अपनी क्लासेस के लिए जा रही हूँ, फिर मॉक टेस्ट दे रही हूँ वहाँ पर। बीच में फिर मेंटेनेंस वाला आया, तो मेंटेनेंस का उन्होंने कहा कि हम 4 ही हज़ार देंगे। ठीक है, जो भी है। वो सब चीज़ें हुई। इधर साथ-साथ पढ़ाई भी चल रही है मेरी, ये सब भी चल रहा है। बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल। सुबह कोर्ट की हियरिंग में कस्टडी वाला जो हुआ, पढ़ना मुश्किल कि कैसे होगा, जैसे-तैसे वो मीटिंग राइट खत्म हुआ। फिर केस चल रहा है, इन बिटवीन पापा को फिर हार्ट अटैक आ गया। हम उधर भी हो गए इन्वॉल्व कि अब इधर कैसे हो? फिर एग्ज़ाम हुआ मेरा, प्री क्वालीफाई हुआ, तो कहीं न कहीं फिर एक उम्मीद जगी कि चलो प्री क्वालीफाई हुआ है, तो आगे भी होगा। ये वाला हुआ, फिर उधर से वही हियरिंग का चल रहा है कि ये हियरिंग है, फिर वही कि बच्चे की कस्टडी वाला इश्यू आया है। इधर फिर देखा तो मेरा मेंस क्लियर हुआ, एक और उम्मीद जगी। इन बिटवीन वो म्यूचुअल वाला वो चल ही रहा था कि फिर चलो मीटिंग राइट्स भी खत्म हुए, ये हुए। पहले एसएससी में इंटरव्यू हुआ करता था। मैंने इंटरव्यू फेस किया। उसके बाद फिर था कि रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट के लिए। क्या होगा, कैसे होगा? जिस दिन रिज़ल्ट आया, मैं घर पर ही थी, क्योंकि वहाँ से मुखर्जी नगर से तो छोड़ ही आए थे। जब इंटरव्यू भी हो गया है, क्लासेस भी हो गया, घर पर ही थी। नॉर्मल डे चल रहा है, बच्चे के साथ थोड़ा मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ कि एटलीस्ट वो मुझे तो पहचान ले अब ढंग से। मुझे तो मम्मा कहना शुरू कर दे। मेरी फ्रेंड से ही बात हो रही थी, तो मैंने उसको ऐसे ही फ़ोन कर लिया बाय चांस कि अरे यार रिज़ल्ट नहीं आया है। उसने रिज़ल्ट देख लिया था, मुझे नहीं पता था। उसने कहा, "अरे भाई जिसको दिल्ली मिलता है ना वो ऐसे ही करते हैं।" मैंने कहा, "किसको दिल्ली मिला? किसका रिज़ल्ट आया?" कह रहे, "भई रिज़ल्ट आ गया है, तेरे को दिल्ली मिला है।" तो मैं उस टाइम पे समझ नहीं पाई ये क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा, "तू बोल क्या रहे भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है।" मैंने कहा, "अच्छा तू फ़ोन काट एक बार।" मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा, "भाई ऐसे-ऐसे है।" कह रहा, "अच्छा, मैं देखता हूँ।" मतलब उस दिन घर में ऐसा था कि पता नहीं क्या ही अचीव कर लिया, क्योंकि मेरे लिए वो टाइम ऐसा था, मैंने अपना रिलैक्सेशन पीरियड में एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया है। अगर
नहीं होता तो फिर शायद कुछ भी नहीं होता। रिज़ल्ट आने के बाद जॉइनिंग लेट ही होती है, जॉइनिंग में टाइम लगता है। तो इन बिटवीन ये था कि चलो अपना थोड़ा फ़िज़िक पे ध्यान दूँ, थोड़ा-सा अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ध्यान दूँ। वो सब चीज़ें चल रही थी। इन बिटवीन केस वाला भी चल ही रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। वही म्यूचुअल का लास्ट में हुआ कि म्यूचुअल कंसेंट पे करेंगे, बच्चा हम नहीं देंगे और वो एलिमनी का हमने कैंसल कर दिया कि एलिमनी भी नहीं माँगेंगे, बच्चा हम तुम्हें देंगे नहीं। वो सब हुआ, फिर बोला कि 6 महीने का गैप आएगा, जो लास्ट डाइवोर्स डिक्री मिलती है। इन बिटवीन मेरा जो एसएससी क्वालीफाई हुआ था, मैंने एज़ इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जॉइन किया। 2011 बैच से जॉइनिंग हुई। उस टाइम पर भी एक बहुत बड़ा वाला इश्यू ये हुआ, मेरे फादर को कैंसर डायग्नोज़ हो गया। वो हमारे लिए एक ऐसा फ़ेज़ था, अब खुशी मनाएँ जॉइनिंग की या उनका देखें। डॉक्टर ने 5 महीना उनको दिया। मेरी जॉइनिंग के ठीक 1 मंथ बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए। 2011 का एग्ज़ाम दिया, 2012 में मेरी जॉइनिंग हुई। फिर कुछ टाइम बाद प्रमोशन हुआ, क्योंकि जो डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स आते हैं, उनका प्रमोशन थोड़ा जल्दी होता है। इन बिटवीन 2 एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने होते हैं, दोनों एग्ज़ाम भी क्वालीफ़ाई किए। आज डिपार्टमेंट में मैं एज़ इनकम टैक्स ऑफ़िसर वर्किंग हूँ। मैं कभी अभी आवाज़ उठा नहीं पाई, जहाँ उठाई वहाँ दब गई मेरी आवाज़। किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन जो मेरी स्टोरी है, वो सर्वाइवल से लेके कमबैक तक की है, जो मैं आज भी फेस करती हूँ। बहुत जगह आज भी मुझे सर्वाइव करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डिवोर्स हो जाने से मेरा मैटर सॉल्व हो गया। डिवोर्स मैंने दिया है, मैंने फाइल किया था डिवोर्स, लेकिन सामने से क्या सुनने में आता है, अच्छा ये वही लड़की है जो छोड़ रखी है। वो मैं आज भी सुनती हूँ, किसी रिलेटिव के यहाँ अगर शादी में गई हूँ, जो बहुत पुराने लोग हैं, वो हाथ नहीं लगाने देते कई चीज़ों में। आज मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला है, मैं इतनी ज़्यादा अंदर से मतलब थैंकफुल हूँ कि मैं अपने भाई की एक लास्ट विश पूरी कर पाई। एक ऑर्डिनरी स्टोरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का एक प्लेटफ़ॉर्म जो यहाँ पर दिया है, ये मुझे जोश टोक का एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा लगा और आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि मेरे को आज यहाँ आने का मौका दिया।